नमस्कार। बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से मैं पायल मन्ना आप सभी का आज के दृश्य श्रव्य व्याख्यान माला में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है प्रेमचंद द्वारा रचित निबंध साहित्य का उद्देश्य। प्रेमचंद द्वारा रचित इस निबंध के माध्यम से हम साहित्य संबंधी जो विशेषताएं हैं या उसके जो उद्देश्य हैं या उसकी अवधारणा, उसकी प्रकृति से आज परिचित होंगे। वैसे तो साहित्य शब्द अपने आप में एक विशाल फलक को लिए है, लेकिन साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति, उसके शाब्दिक अर्थ पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमें थोड़ा अपने पूर्ववर्ती इतिहास पर जाना होगा। तो सबसे पहले हम साहित्य और काव्य का क्या संबंध है उस ओर ध्यान देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि साहित्य शब्द अपने आप में एक विशाल संस्था है जिसका आधार जनजीवन तथा उसकी आलोचना से है। इस शब्द का प्रचलन 7वीं-8वीं शती से हुआ है। इससे पहले संस्कृत में साहित्य के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। साहित्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो शब्द और अर्थ के सहभाव से लगाया जाता था। भामह, राजशेखर, भोजराज, कुंतक आदि आचार्यों ने शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य बताया। यहाँ पर द्रष्टव्य यह है कि साहित्य जो शब्द है उसके प्रचलन से पहले हम आज के जिस साहित्य की बात करते हैं उसके लिए जो पूर्ववर्ती युग में काव्य शब्द का उपयोग होता था, यह काव्य शब्द धीरे धीरे अर्थ संकोच के कारण लुप्त हो गया और उसके स्थान पर जो शब्द और अर्थ के सहभाव से लगाया जाने वाला शब्द साहित्य जो है प्रचलन में आया, जिसका समय हम क्या देखते हैं कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ। संस्कृत के आचार्यों ने भी शब्द और अर्थ के सहभाव को ही साहित्य माना है। शब्दार्थों सहितो काव्यम जैसे परिभाषाओं की रचना कर संस्कृत के आचार्यों ने इसी बात का प्रमाण दिया है कि शब्द और अर्थ के साहचर्य के बिना हम किसी भी निष्कर्ष तक या किसी भी रचना की जो बुनियादी ज़मीन होती है उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो किसी भी रचना के लिए शब्द और उसके अर्थ का सहभाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम साहित्य शब्द की शाब्दिक व्याख्या करें तो यह साहित्य जिसमें सहभाव की भावना या उसकी जो प्रकृति है जुड़ी होती है, जो कि हम शब्द और अर्थ या उसकी किसी भी तरह की स्तर से ले सकते हैं, तो यह हमारा जो है साहित्य उसके स्थान पर जिसे हम देखते हैं कि जो काव्य के जिस परवर्ती स्वरूप के रूप में जो है यहाँ पे उसका उपयोग हो रहा है। काव्य और साहित्य के अंतर पर अगर हम थोड़ी और दृष्टि डालें तो यह पाएंगे कि जो तत्कालीन युग था उस समय जो है साहित्य शब्द की अभिव्यक्ति के लिए काव्य शब्द अपने आप में पर्याप्त था या पूर्ण था, क्योंकि जो भी रचनाएं तत्कालीन समाज में हो रही थी जिसका एक पुख्ता इतिहास है, उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह साहित्य पद्यात्मक था। तो उस आधार पर साहित्य शब्द का जो पूर्ववर्ती है वह काव्य ठहरता है और आगे चलकर इसी काव्य का जब अर्थ संकोच हो गया, यानी जब उसमें शब्द और अर्थ के सहभाव की प्रवृत्ति ने अपना स्थान ले लिया, तो वहाँ पे साहित्य शब्द की जो है एक प्रवणता पैदा हुई और धीरे धीरे जो है उसका प्रचलन होने लगा, जिसका समय हम 7वीं-8वीं शताब्दी से देख सकते हैं। आगे चलकर हम इस शब्द की अवधारणा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे जब काव्य और साहित्य दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होने लगा तो कालांतर में काव्य का अर्थ संकुचित हो गया, वह केवल कविता तक ही सीमित रह गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि काव्य और साहित्य दोनों शब्दों का एक साथ जब प्रयोग होने लगा तो काव्य का अर्थ संकुचित हो गया, क्योंकि ये भाषा विज्ञान का नियम है कि जब एक साथ किसी दो शब्दों का प्रचलन
हो जाता है तो प्रयत्न लाघव की जो एक स्थिति पैदा होती है उसके आधार पर किसी एक का ही अस्तित्व रह जाता है। इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि काव्य और साहित्य जब दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ हो रहा था तो समय की गति में, समय के प्रवाह में काव्य का अर्थ जो है वो संकुचित हो गया और वह केवल कविता तक ही सीमित रह गया। इसका और एक कारण हम यह भी लगा सकते हैं कि जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां थी उसके आधार पर जो तमाम तरह की नई नई साहित्यिक विधाओं का जन्म हो रहा था उसके लिए जो है साहित्य शब्द का प्रयोग अधिक सटीक जान पड़ा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि साहित्य के साहित्य शब्द का जो एक व्यापक प्रयोग है वो आगे चलकर कविता, नाटक, उपन्यास, समीक्षा आदि सभी विधाओं के लिए होने लगा। इस प्रकार साहित्य शब्द काव्य का उत्तराधिकारी है जो अपने पूर्वजों से अधिक व्यापक और विकसित है। तो इस आधार पर जो साहित्य शब्द की अवधारणा है उसका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि साहित्य की वह अपनी क्षमता है, क्योंकि जितने भी संस्कृत के आचार्य थे उन्होंने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से इसी बात को बार बार प्रमाणित करने की कोशिश की है कि जहाँ पे शब्द और अर्थ का संतुलित साहचर्य होता है, यानी जिसको हम सहभाव कहते हैं, वही साहित्य के अंतर्गत आता है, यानी वही रचना साहित्य की कोटि में आ सकती है। तो इसी शब्द और अर्थ के सहभाव को हम साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। चूंकि तत्कालीन समाज में काव्य प्रधान रचनाएं ही हो रही थी तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे थे, या जो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं जो अपना निर्माण कर रही थी एक नए सिरे से, उसके आधार पर यह क्या देखा गया कि साहित्य शब्द ही जो है इस शब्द और अर्थ के सहभाव तक जो है उसकी व्याख्या सर्वाधिक सटीक बैठ रही है। यानी जो काव्य शब्द है वो केवल कविता तक ही सीमित होकर रह गया और साहित्य शब्द जो है वो अपने व्यापक रूप में कविता, नाटक, उपन्यास, समीक्षा आदि सभी विधाओं के लिए प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, तो इसी प्रकार निष्कर्षतः इसको हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि साहित्य शब्द जो है वो काव्य का उत्तराधिकारी है जो अपने पूर्वजों से अधिक व्यापक और विकसित है। तो जो तमाम तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो भी भाषा वैज्ञानिक जो प्रणालियां तत्कालीन समाज में घटित हुई, उसके आधार पर जो है हम यह कह सकते हैं कि वह अपने पूर्वजों से अधिक व्यापक और विकसित है। ठीक है, अच्छा, साहित्य शब्द पर जब हम चर्चा करते हैं तो इस संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि साहित्य और भाषा का क्या संबंध है। क्योंकि भाषा जो है उसके संदर्भ में हम यह सभी जानते हैं कि वो अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, एक साधन है, जिसके फलस्वरूप एक मानव दूसरे मानव के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान वो कर पाता है। इसी दर्जे पर अगर हम यह कहें कि भाषा मनुष्य को दिया गया प्रकृति का अमूल्य वरदान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा, भाषा और साहित्य का परस्पर संबंध अटूट है, एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव ही नहीं है। साहित्य तक भाषा रूपी सेतु के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। भाषा यदि अभिव्यक्ति का माध्यम है तो साहित्य अभिव्यक्ति का स्रोत है। जीव, जीवन और उसकी आलोचना के केंद्र में साहित्य रूपी परिधि का व्यास भाषा ही है। साहित्य की जो संप्रेषणात्मक क्षमता का आधार भाषा है, जिसके फलस्वरूप साहित्य में आकर्षण होता है। अब जो है यह भाषा और साहित्य आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें आपस में जोड़ती हैं, उसी का जो है एक संक्षिप्त रूप जो है इस यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है
कि भाषा और साहित्य का परस्पर संबंध तो अटूट है, एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाषा मनुष्य को दिया गया प्रकृति का अमूल्य वरदान है। यानी मानव समाज की यही विशेषता है कि वह बोल सकता है, उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो भाषा है। चूंकि मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसका कारण उसकी अपनी निजी बौद्धिक क्षमता है, जो कि प्रकृति के सृष्टि से आज तक के उसके इतिहास पर जो है हम इसका उदाहरण आसानी से देख सकते हैं। तो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का कारण यही है कि उसने अपनी कुछ नैसर्गिक विशेषताओं को अपने समाज के गठन या उसके संगठन के लिए, जो यानी जिन तत्वों का मतलब उसने इस्तेमाल किया, उसका आधार उसने भाषा को बनाया। यानी उसने जो वरदान मतलब प्रकृति से हासिल किया, उसके आधार पर जब उसने अपनी अभिव्यक्ति किया, उसके आधार पर जब उसने अपने जो मतलब समाज का जो है गठन किया, इसके आधार पर हम यह क्या कहते हैं कि वह साहित्य तक जब वो पहुंचती है भाषा, तो भाषा रूपी सेतु के माध्यम से ही वो साहित्य तक पहुंच सकता है। यानी साहित्य शब्द अपने आप में, जिस प्रकार से मैंने कहा कि विशुद्ध रूप से मानवीय अभिव्यक्ति है या जनजीवन की आलोचना है, तो यह जो आलोचना है वो भाषा के बिना या उसकी सहायता के बिना संभव नहीं है। यानी हम भाषा के बिना साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते और साहित्य जो है वो भाषा के बिना अधूरा है। तो यह जो दोनों का परस्पर अटूट संबंध है, वह जो है एक प्राकृतिक वरदान ही है, क्योंकि मनुष्य की जो अपनी बौद्धिक क्षमता है उसी का प्रमाण साहित्य है और उसी का प्रमाण भाषा है, जिसका उपयोग वो अपने संगठन या अपने समुदाय के विकास के लिए करता आ रहा है सृष्टि के आदि से। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि भाषा यदि अभिव्यक्ति का माध्यम है तो साहित्य अभिव्यक्ति का स्रोत है। इस पंक्ति के माध्यम से हम उस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि भाषा को यदि हम अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं तो यह अभिव्यक्ति किसके लिए है और किसके प्रति है या किसके द्वारा है। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा कि मानवीय समाज की अभिव्यक्ति मानवीय समाज के लिए, यानी जो जनजीवन है उसकी जो आलोचना है या उसकी जितनी भी भूमिकाएं हैं सामाजिक परिवेश में, वो इस भाषा के बिना असंभव है और साहित्य ही उस अभिव्यक्ति का स्रोत है। आगे जो है उसी का थोड़ा सा दूसरा रूप हम आगे देखते हैं कि जीव जीवन और उसकी आलोचना के केंद्र में साहित्य रूपी परिधि का व्यास ही भाषा है। यानी अगर हम किसी सामाजिक जो परिवेश है उसके केंद्र में जीव को रखें, और यह अपने आप में निर्विवाद सत्य है कि जीव और जीवन जब है तो उसकी आलोचना का दायित्व साहित्य ने अपने ऊपर जन्म से ही ले लिया है, और यह जो उसकी परिधि है उसने स्वयं की परिधि में जो है जीव और जीवन को रखा है, और भाषा जो है उस परिधि का व्यास है। यानी हम यह कह सकते हैं कि उस परिधि को केंद्र बिंदु के साथ मिलाने का जो काम व्यास करती है गणितीय भाषा सूत्र के आधार पे, तो वह व्यास जो है वो भाषा है, जिसके बिना साहित्य की जो कल्पना है वो संभव ही नहीं है। साहित्य की जो संप्रेषणात्मक क्षमता का आधार भाषा है, जिसके फलस्वरूप साहित्य में आकर्षण होता है। यानी पुनः बात वहीं पर पहुंचती है कि भाषा के अभाव में जो है जिस प्रकार से साहित्य की संरचना संभव नहीं है, उसकी जो मतलब सृजन क्षमता है उसका संपूर्ण आधार जो है यह भाषा ही है। लेकिन भाषा की अपनी कुछ नैसर्गिक विशेषताएं होती है, क्योंकि भाषा भी जो है वो मतलब प्रकृति का एक अमूल्य वरदान है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो यह जो उसकी विशेषता है वो उसके आकर्षण का आधार बनती है। यानी भाषा अपनी निजी विशेषताओं का संप्रेषण जिस प्रकार से साहित्य में करता है, या साहित्य जिस भाषा के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, वह सर्वथा आकर्षक होती है, और इसी आकर्षक क्षमता के कारण हम साहित्य को साहित्य कह पाते हैं
हम जिस शब्द की बात कर रहे थे, जिस अर्थ के संबंध की बात करते हैं, तो यह जो शब्दार्थ है, शब्द के साथ अर्थ का जो सहभाव है, वह इसी आकर्षण शक्ति के कारण होता है। यानी हम किसी भी रचना को साहित्य नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देखा यह जाता है कि शब्द और अर्थ का जो समन्वय होता है, जो उसका सहभाव होता है, वो सामान्य मनुष्यों की भाषा में भी होता है। लेकिन जब हम किसी से कुछ साधारण रूप से कहते हैं, तो वह जो कथन है या उसकी जो मतलब शाब्दिक जो व्याख्या है, उसे हम साहित्य नहीं कह पाएंगे, क्योंकि साहित्य का मतलब उसकी जो मूल भूमि है वो उसकी आकर्षण क्षमता में निहित है, तो उसकी जो भाषा है वो अलग होती है। यानी सामान्य भाषा से जो साहित्यिक भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और यह जो एक सहभाव होता है, यह उस भाषा की आकर्षण शक्ति का ही परिणाम है। यानी यह भाषा की अपनी निजी विशेषता है कि वो अपनी संप्रेषणात्मक क्षमता को कितना अधिक कर सकता है कि जो मानवीय समाज में जो है वह जनजीवन की आलोचना को केंद्र में रखकर आगे बढ़ सके। दूसरा है भाषा और साहित्य पर जो हमने देखा कि भाषा के साथ साहित्य का क्या संबंध है, इसकी एक संक्षेप व्याख्या इस पूर्ववर्ती स्लाइड में की गई। इसमें हम देखेंगे कि साहित्य के भेदक लक्षण क्या है, यानी जिस प्रकार से हम साहित्य शब्द की अभिव्यक्ति या उसकी परिभाषा पर जिस प्रकार से हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी हासिल की, उस आधार पर साहित्य के भेदक लक्षण क्या है। तो यह साहित्य शब्द जिसकी मैं व्याख्या कर रही थी कि भाषा की जो अभिन्न क्षमता है या उसकी जो संप्रेषणात्मक जो शक्ति है, उसको जब साहित्य ग्रहण करता है तो उसके अंदर कुछ तमाम तरह की ऐसे विशेष गुणों का जो है एक प्रकार से उद्गार हो जाता है, जिसके आधार पर वो साहित्य की कोटि में आता है। तो साहित्य के जो भेदक लक्षण है उसके आधार पर हम यहाँ पे 3 चीज़ों को देख सकते हैं, जहाँ पे स्थायित्व है, व्यक्तित्व का प्रतिफलन है और रागात्मकता है। इन तीनों के आधार पर हम साहित्य को मतलब हम किसी भी साहित्यिक रचना को असाहित्यिक रचना से भिन्न बता सकते हैं। स्थायित्व का अर्थ है साहित्यिक रचना और असाहित्यिक रचना में अंतर यह होता है कि साहित्य शब्द अपने आप में जनजीवन की आलोचना है, जो कि एक निर्विवाद सत्य है। हमेशा से इसी कथन का समर्थन जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो हमारे हिंदी के आचार्य हैं, यानी संस्कृत, हिंदी और तमाम तरह के जो पाश्चात्य आचार्य हैं, सभी ने जो है इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि साहित्य केवल और केवल जीवन की आलोचना है, जिसके माध्यम से उसके कुछ भेदक लक्षण हमारे सामने आते हैं। यह जीवन की आलोचना किस प्रकार से जो है अपना स्थायित्व ग्रहण करती है और किसी भी रचना के माध्यम से वो अपना बहिर्प्रकाश पाती है। स्थायित्व शब्द से हम यहाँ पर ले सकते हैं कि किसी भी साहित्यिक रचना को हम स्थायित्व का दर्जा देते हैं, या यूँ कहे कि वो उसमें इस स्थायित्व को लिए हुए है। यानी हम किसी भी असाहित्यिक रचना, इसका उदाहरण हम किसी भी गणितीय सूत्र या किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता या किसी भी प्रकार की जो मतलब असाहित्यिक कृतियां हैं उससे ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विज्ञान है, जो दर्शन है, उसके आधार पर यह देखा गया है कि उनकी रचनाओं में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है तुलनात्मक रूप से साहित्यिक रचनाओं के। कहने का तात्पर्य यह है कि उदाहरण के लिए अगर हम किसी भी वैज्ञानिक या मतलब विज्ञान की विषय वस्तु की किसी एक किताब को देखें, या उसके बाद जब उसी विषय पर जब दूसरी किताब की जो मतलब रचना की जाती है, तो देखा यह जाता है कि जो मतलब एक ही विषय पर जब 2 किताबें आती हैं 2 भिन्न समय में, तो एक का स्थान जो है वो पहले रचना से गौण हो जाता है। लेकिन साहित्यिक कृतियों के साथ ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि उसमें स्थायित्व होता है, जिसका उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक ही विषय पर जब 3 कालखंडों में 3 कवियों ने रचनाएं की, तो तीनों ही रचनाएं अपने अपने समय के लिए जो है एक मिसाल बन गई। यानी यहाँ पर
जो मतलब है स्थान के गौण होने की जो स्थिति है वो पैदा नहीं हुई। उदाहरण के लिए अगर हम राम के चरित्र की बात करें तो तुलसीदास ने जिस राम की बात कही थी, केशव ने जिस राम पर रचनाएं की, और मैथिली शरण गुप्त ने जब उस राम को अपने काव्य का विषय बनाया, तो तीनों ही अपने युग बोध से जुड़े हुए हैं, तीनों ही अपने युग की सार्थक अभिव्यक्ति करते हैं, और तीनों में ही जो है रचनाकार की स्थिति को गौण नहीं पाया जाता है। इसका आधार है स्थायित्व। स्थायित्व के साथ जो है यही व्यक्तित्व का प्रतिफलन जुड़ा हुआ है, क्योंकि साहित्यिक रचनाओं में जो है रचनाकार की जो व्यक्तित्वता है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है वही जो है वहाँ पे स्थान पाता है, जिसके आधार पर जो है साहित्य में स्थायित्व आता है। जब हम मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहे हैं, जब हम तुलसीदास की बात कर रहे हैं, जब हम केशव व्यास की बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने अगर भगवान राम को अपनी रचना का विषय बनाया, तो यह जो राम है युग विशेष की परिस्थिति के आधार पर रचनाकार की जो व्यक्तिक प्रतिभा है या उसकी जो अपनी खुद की जो शैली है, उसके आधार पर जो है इस रचना में एक प्रकार का जो है सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, जो युग बोध की विशेषता को लिए हुए। यही जो मतलब असाहित्यिक जो कृतियां हैं उसके साथ ऐसा संभव नहीं है। तीसरा जो है रागात्मकता। स्थायित्व, व्यक्तित्व का प्रतिफलन और रागात्मकता, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो स्थायित्व है, जो व्यक्तित्व का प्रतिफलन है, इन दोनों के बीच की जो जुड़ाव की स्थिति है वो रागात्मकता के माध्यम से ही संभव है। यानी जो भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं वो शुष्क नहीं होती हैं, वो निर्जीव नहीं होती है, वो समय की जो एक धारा है उसमें प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्तित्व का प्रतिफलन किसी भी साहित्यिक रचना में स्थायित्व लाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है रागात्मकता। यानी व्यक्ति की जो अपनी प्रतिभा होती है, जो रचनाकार का अपना जो शिल्प होता है, उसके माध्यम से यह देखा गया है कि जो भी विषय वस्तु है उसके या उसकी जब व्याख्या वो किसी रचना के माध्यम से करता है, तो उसमें जो है उसके व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है यह रागात्मकता उत्पन्न होती है। तो हम साहित्य के भेदक लक्षण के रूप में स्थायित्व, व्यक्तित्व का प्रतिफलन और रागात्मकता, इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि उसे असाहित्यिक कृतियों से अलग करती है। असाहित्यिक कृतियों का अर्थ हो गया जो कि जन जीवन की आलोचना से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी भूगोल की किताब की बात करें या किसी दर्शन शास्त्र की बात करें या विज्ञान के किसी दूसरे विषय वस्तु की बात करें, तो उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उसमें तथ्यात्मक चीज़ों पर जो है जोर दिया जाता है, यानी वह जो है तत्व सापेक्ष होता है। लेकिन साहित्य उसके स्थान पर क्या होता है, भावनाओं का प्रतिपादन करता है। और यही कारण है कि जो साहित्य के जो भेदक लक्षण है उसके आधार पर उसमें स्थायित्व आता है, व्यक्तित्व का प्रतिफलन आता है और रागात्मकता आता है। क्योंकि जो भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनका जब विश्लेषण होता है तो उसमें भावनाओं का अभाव होता है, लेकिन जो साहित्य की जो भूमि है या उसकी जो अपनी एक धारा है, उसमें हम क्या देखते हैं कि भावों का जो है वो समाहार होता है। आगे हम देखेंगे साहित्य के तत्व। साहित्य के तत्व के अंतर्गत हम भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली को ले सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस साहित्यिक मनोभूमि की बात कर रहे थे, जिस जीवन के आलोचना से जुड़ने की बात कर रहे थे, उसका आधार ही है रचनाकार की भावभूमि। यानी साहित्य के तत्व में भाव का स्थान जो है वो सर्वोपरि है, और इसी भाव के साथ जो है कल्पना जुड़ी है, और कल्पना से बुद्धि, फिर बुद्धि से शैली। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव ही इन तीनों का आधार है। अगर ये तीन भाव को छोड़कर अपने अस्तित्व के निर्माण की जो है एक प्रक्रिया में जुड़े, तो जो है साहित्य की जो एक धारा है उस पर जो है प्रभाव पड़ेगा। इसका उदाहरण भी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग रीतिकाल में देख सकते हैं। भाव से तात्पर्य है साहित्यकार की विशुद्ध मनोभावना, जो सामाजिक समस्याओं
या उसकी जो एक निराकरण की प्रवृत्ति है उससे जुड़ी होती है। यानी भाव में या भावोद्वेलन के माध्यम से हम साहित्यिक रचनाओं को समझ सकते हैं और साहित्यकार के मनोभाव का, जिसका हम लोगों ने पूर्ववर्ती स्लाइड में जिसके विषय में हमने चर्चा की, जो व्यक्तित्व का प्रतिफलन है हम उसे समझ सकते हैं। साथ ही जो है यह भाव किस प्रकार से स्थान पाता है, तो यह कल्पना के माध्यम से स्थान पाता है। उदाहरण के लिए जब हम समाचार पत्र में किसी दुर्घटना के विषय में पढ़ते हैं कि जर्मनी में जहाज डूबने से 400 लोगों की मौत हो गई, तो यह जो पंक्तियां हैं ये हमारे मन में भाव का संचार नहीं करेंगी। इसी भाव को जब कोई कवि अपनी रचना के माध्यम से जो तत्कालीन परिस्थिति को अपनी जो मतलब एक कल्पना की धारा में जब उसे प्रवाहित करेगा, तब हम उसकी जो एक भाव है उसको समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव के बिना जो है साहित्यिक रचना अधूरी है, इसीलिए जो है साहित्य के तत्व के रूप में हम भाव को लेते हैं। यानी उस जहाज में डूबने वाले जो मतलब लोग थे, उनकी क्या मनोवैज्ञानिक स्थितियां तब थी या उनके परिवार की क्या अवस्था रही होगी उस समय, तो इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं जो विशुद्ध रूप से मानवीय जो है एक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जब हम भाव पर आते हैं तो उसके लिए यह कल्पना शक्ति जो है आवश्यक हो जाती है, और इसी कल्पना के संतुलित रूप के माध्यम से हम उस भाव को वास्तविक रूप में या उसकी जो है एक संपूर्ण भूमिका को हम समझ सकते हैं। और यही कल्पना का आधिक्य जब भाव पर हो जाता है तो वह भाव स्वयं को संप्रेषित नहीं कर पाती है। जैसा कि मैंने कहा, जो रीतिकालीन समाज था वो इसी कल्पना के आधिक्य का प्रमाण था, जहाँ पे बिहारी जैसे कवि को भी अपनी रचनाओं का जो संप्रेषण है वो उन्होंने वहाँ पे फिर आगे चलकर इसी मतलब कल्पना के आधिक्य के कारण वो नहीं कर पाए। दूसरी ओर भाव की जो प्रधानता है वो अपने मूल में सुरक्षित होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है। बुद्धि का तात्पर्य यह है कि किसी भी रचना के निर्माण में, यानी भाव और कल्पना के निर्माण की प्रक्रिया में जब हम बौद्धिकता का उपयोग करते हैं, यह बौद्धिकता हमेशा कार्य और उसके कारण व्यापार से जुड़ा होता है। यानी हम जब भी कहानी का शिल्प या उपन्यास के शिल्प की बात करेंगे तो उसकी जो सूक्ष्म जो रूपरेखा होती है, जो उसे कथा वस्तु के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उसके लिए इस बुद्धि की आवश्यकता है, और इसी बुद्धि के माध्यम से वो भाव का संचार कर पाता है और कल्पना का उसमें जो है सामंजस्य स्थापित कर पाता है। अंतिम जो है वो शैली, जो कि रचनाकार की निजी विशेषता है, जो उसके रचना के माध्यम से व्यक्त होती है। यानी व्यक्ति विशेष की जो अपनी शैली होती है, जो उसके व्यक्तित्व के माध्यम से, उसके भाषा के माध्यम से, और उसकी जो एक कथात्मक जो ढंग है, जिसे हम यहाँ पे सीधे सीधे शैली कह सकते हैं, उसके आधार पर जो है हम उसके व्यक्तित्व का जो प्रतिफलन है वो रचना में हम पाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, या जब हमने तुलसीदास की बात कही, जब हमने केशव दास की बात कही, तो यह जो राम है यह उनके काव्य वस्तु का विषय है, लेकिन इन तीनों की जो अपनी निजी शैली है वह उनकी रचना के माध्यम से जो है हमारे सामने आती है। जिसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि साहित्य की जो तत्व है उसमें जो है भाव की जो है वो सर्व प्रमुखता है, उसके बाद है कल्पना, बुद्धि, शैली, यानी ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और इसकी जो प्रधानता है वो मूल रूप से उसकी भावभूमि से जुड़ी हुई है। यानी साहित्य जो है, जब हम कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है या उसकी जो है एक अभिव्यक्ति है, यानी जनजीवन की अभिव्यक्ति को जब हम अपनी रचना में स्थान देते हैं, जब वो साहित्य हमारे सामने आता है, तो उस साहित्य में जो है इन चारों का समावेश होता है, जिसके माध्यम से कोई भी रचना स्वयं को कालजयी रचना बना पाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे
साहित्य का उद्देश्य, जो कि हमारे आज के व्याख्यान का विषय है, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। साहित्य शब्द की अवधारणा, उसकी प्रकृति, भाषा के साथ उसके संबंध को जानने के बाद जब हम साहित्य के उद्देश्य पर बात करेंगे तो प्रेमचंद ने अपनी इस रचना के माध्यम से साहित्य की उन तमाम खूबियों को, ठीक है, हमारे सामने उजागर किया है और उसके सामने किस प्रकार की दुविधाएं तत्कालीन समाज में मौजूद थी जिस समय ये साहित्य का उद्देश्य रचा जा रहा था। यानी साहित्य का जो उद्देश्य है वो प्रेमचंद ने 1936 में अपने प्रगतिशील लेखक संघ के जो सभापति के पद से उन्होंने इस भाषण को संप्रेषित किया था, जिसका जो है यहाँ पे हम उसे साहित्य का उद्देश्य के रूप में देख रहे हैं। यह जो उनके विचारों का संकलन है, जो कुछ विचार के नाम से लोक भारती प्रकाशन के अंतर्गत है, तो उसी के अंतर्गत उनका एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य, जो कि प्रगतिशील लेखक संघ के मंच से दिया गया था, जिसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं, मैं उस विषय पर जाने से पहले प्रेमचंद पर थोड़ा सा यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी प्रेमचंद के विषय में जानते हैं, लेकिन अगर हम प्रेमचंद के विषय में एक पंक्ति में कुछ कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि जो स्थान बांग्ला साहित्य में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का है, अंग्रेजी में जो स्थान शेक्सपियर का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रेमचंद का है। उनका असली नाम धनपत राय था। तो हिंदी साहित्य में उनकी जो अपनी मतलब उनका जो अपना एक योगदान था, उसे हम उनकी रचनाओं के माध्यम से समझते हैं या देख पाते हैं। लेकिन उनकी जो इतनी कालजयी रचनाएं हैं, तो एक ऐसा रचनाकार जिसने कालजयी रचनाओं का सृजन किया, तो उसकी दृष्टि में जो है साहित्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, यह जानना अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है, जिसे हम उनकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख कथनों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगी और इसके माध्यम से जो है मैं उनके विचार का आप लोगों से साझा करूंगी। तो उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि साहित्य की बहुत सी परिभाषा की गई है, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। ठीक है, तो जीवन की आलोचना को वो साहित्य से जोड़कर देख रहे हैं। वो जिस समाज में, जिस समय में, जिस क्षण में खड़े होकर इस कथन को अभिव्यक्त कर रहे थे, वह समाज ऐसा हो रहा था जहाँ पे जो साहित्य की जो मर्यादा है, उसकी जो वास्तविक छवि है, उस पर आघात हो रहे थे। और यह आघात जो तमाम तरह की जो सामाजिक विद्रूपताएं थी, जिसका जो परिणाम हम राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत देख सकते हैं, उसके आधार पर जब यहाँ पे प्रेमचंद कह रहे थे कि साहित्य जीवन की आलोचना है, तो इसका तात्पर्य हमें यह लगाना चाहिए कि साहित्य को अपने विशुद्ध रूप में केवल और केवल जीवन की आलोचना ही माननी चाहिए, क्योंकि यह वह युग था जब रीति युगीन, यानी जब हम मध्यकाल की समय सीमा से बाहर निकलकर आधुनिक समय सीमा की ओर पदार्पण कुछ हद तक कर चुके थे। उस समय पर जब प्रेमचंद ने इस प्रकार की पंक्तियां कही, तो इसके आधार पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि उस मध्ययुगीन रूढ़िवादिता का कुछ अंश जो है, क्योंकि वह जो समाज था वो एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, जहाँ पे दोनों समय की जो एक प्रकार से विद्रूपताएं थी वो मौजूद थी, और इन्हीं विद्रूपताओं के फलस्वरूप जो है साहित्य की मर्यादा पर आघात लग रहा था। यानी जो जन जीवन की आलोचना है, यानी जीवन से जो है जन का निर्मूलन हो रहा था। इसीलिए जो है प्रेमचंद ने उस समय अपनी यह बात रखी और कहा कि साहित्य की तो बहुत सी परिभाषा की गई है, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। दूसरा, वो आगे कहते हैं कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदय को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। यानी हम लोगों ने अपने पूर्ववर्ती मतलब स्लाइड में साहित्य के भेदक लक्षण या जिन तत्वों की बात की, उसका सार तत्व उनके इस कथन में निहित है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों को
लोगों के हृदय को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। यानी भाव और विचार का समावेश जो है उसका संतुलन अगर साहित्य में हो तो हम उसे साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं, अन्यथा यह साहित्यिक रचनाएं नहीं होंगी। क्योंकि उस जमाने में जब प्रेमचंद यह कथन या इसकी जो मतलब वो अभिव्यक्ति कर रहे थे, वह समय ऐसा था जहाँ पे जो जनजीवन है वो जादुई रचनाओं के प्रति, तिलिस्म रचनाओं के प्रति जो है, यानी जो मनोरंजन का जो साधन है उसने उसे साहित्य का पर्याय बना लिया था। यानी जन की जो यह दशा थी, यानी जीवन की आलोचना से दूर केवल और केवल मनोरंजन को जो है साहित्य का आधार बनाना, तो इस जगह पर जो है वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है, और यह प्रतिबिंब जब तक जीवन की आलोचना है, यह प्रतिबिंब तब तक सार्थक है। यानी साहित्य की मर्यादा पर जो आघात लगाया जा रहा था, यानी उसकी जो अपनी एक निजी छवि है उस पर जब एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग रहा था, तो यहाँ पे जन को जो है जीवन से जोड़ने का काम इन पंक्तियों के माध्यम से वो करते हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि साहित्य और नीति शास्त्र में क्या भिन्नता है। वो कहते हैं कि नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है, केवल उपदेश की विधि में अंतर है। नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है। साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। यानी नीति शास्त्र में क्या होता है, केवल तर्क और उपदेशों का सहारा लेकर हम मन और बुद्धि पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहित्य के साथ ऐसा नहीं होता। चूंकि साहित्य अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुना है, यानी मतलब उसने जो चुन लिया है, इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक धरातल पर सृजित होने वाली रचना है। यानी साहित्य को जब तक हम मानवीय मनोभूमि से जोड़कर नहीं देखेंगे, वह रचना साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकती। इसीलिए वो बार बार तमाम तरह के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन उपदेश की विधि में अंतर है। जहाँ पे नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालता है, और वहीं साहित्य क्या करता है, भाव के माध्यम से, भावोद्गार के माध्यम से, भावोद्वेलन के माध्यम से जो है मानवीय मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है, साथ ही जो है उसके हृदय को भी स्पंदित करता है। यही साहित्य की अपनी निजी विशेषता होती है। आगे जो है आगे वो कहते हैं कि हम साहित्यकार से यह भी आशा रखते हैं कि वह अपनी बहुयज्ञता और अपने विचारों की विस्तृति से हमें जागृत करे, हमारी दृष्टि तथा मानसिक परिधि को विस्तृत करे। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत हो कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद और बल मिले। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने साहित्य की जो अभिव्यक्ति है या उसका जो क्षेत्र विस्तार है उस पर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और वो क्या कहते हैं कि साहित्यकार को मानसिक धरातल पर जाकर किसी भी जन की या मानवीय मनोभूमि की जो एक अपनी चेतना होती है उसको जागृत करने का जो कार्य है वो साहित्य ही कर सकता है। और साहित्य की जो रचना है वो भी तो एक मानव द्वारा ही हो रही है, तो इसके आधार पर उस मानव की अपनी क्या निजी विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि साहित्यकार, क्योंकि वह भी एक मानव ही है, यानी मानव जो द्वारा जब दूसरे मानव को एक समुदाय के रूप में जब संबोधित किया जा रहा है, जब उसके जो आधार है, जो उसकी रचना का आधार है, वो विशुद्ध रूप से जो है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और उसकी जो दृष्टि है वो दूसरे मानव के जो है मानसिक परिधि के विस्तार में सहायक हो, वो इसकी कामना करते हैं। क्योंकि वह जो समाज था, वह जो समय था, उस समय जो है हम बार बार यह देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप या एक युग परिवर्तन के फलस्वरूप जो मध्ययुगीन तमाम तरह की एक जो मतलब विद्रुपताएं हैं, इसके अनेक से कारण राजनीतिक भी हैं, तो इसके आधार पर जो है साहित्य की गरिमा को
ठेस पहुंच रही थी। तो उससे बचने के लिए साहित्य की जो मूलभूत व्याख्याएं हैं, साहित्य की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, उस पर जो है लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि जो मानसिक विकास है, जो एक मानसिक परिधि का जो विस्तार है, वो जन का भी होना चाहिए, क्योंकि जन को उद्वेलित करने का काम या उसकी भावनाओं को जगाने का काम या उसके जो चेतना का विस्तार है, ये एकमात्र साहित्य ही कर सकता है अपनी रचना के माध्यम से। और इसीलिए आवश्यकता है कि साहित्यकार अपनी जो है भूमिका को समझे। तो यहाँ पे आगे फिर वो कहते हैं कि कलाकार हम में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है, उसका एक वाक्य, एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। इसके आधार पर हम क्या समझ सकते हैं कि साहित्यकार की क्या भूमिका है, वह इस पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो रही है कि सौंदर्य की जो अनुभूति है, यानी सौंदर्य के प्रति जो चाह है, वो सृष्टि के सभी प्राणियों में है, लेकिन चूंकि मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसकी अपनी एक अलग बौद्धिक क्षमता है, तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि उसकी जो सौंदर्यानुभूति है वह कुछ विशिष्ट होगी। लेकिन जब युगीन परिस्थिति के दबाव के फलस्वरूप जब उसकी सौंदर्य की अनुभूति में विकृतियों का स्थान हो जाता है, तो इससे जो है रचनाकार ने आपत्ति की है और इसी के फलस्वरूप उसने साहित्यकार को और अधिक जागृत होने के लिए कहा है। और ऐसा उन्होंने इस तरीके से कहा है जहाँ पे हम उसके वाक्य को, उसके शब्द को और उसके संकेत को एक ब्रह्मास्त्र की तरह ले सकते हैं। यानी साहित्यकार में वो शक्ति होती है जो समाज के मार्ग परिवर्तन में या उसके दिशा परिवर्तन में एक युगांतकारी जो है हथियार साबित हो सकता है। तो यानी यहाँ पे जो उनकी जो अंतिम पंक्ति है जहाँ पे लिखा है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, यह अंतःकरण का क्या तात्पर्य है कि अंतःकरण शब्द से अर्थ है कि जो मानव की भाव भूमि है, जो विशुद्ध रूप से उसके हृदय स्थल से जुड़ी हुई होती है, उसका परिष्कार होता है। यानी वो अपने अवचेतन में जाकर अपनी चेतन शक्ति को जगाता है। यानी अवचेतन की जो क्षमता है वो जो है उसकी सौंदर्यानुभूति के माध्यम से ही जागृत हो सकती है। और यह सौंदर्यानुभूति का रूप जब संतुलित हो, यानी शब्द अर्थ का रूप जब संतुलित होता है, यानी जब उसमें भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली का जो समावेश है वो जब संतुलित रूप में होता है, जब इन चारों का आपस में सामंजस्य होता है, तभी जो है हम किसी भी रचना के माध्यम से किसी भी पाठक वर्ग या किसी भी श्रोता वर्ग के अंतःकरण को जो है प्रकाशित कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है रचना में साधारणीकरण या उसका जो एक प्रकार से जो है रसबोध जागृत होता है। तो यहाँ पे प्रेमचंद सीधे सीधे साहित्य को सौंदर्यानुभूति के साथ जोड़कर देखते हैं और यह दायित्व वो कलाकार को सौंपते हैं जो कि समाज के लिए एक उदाहरण है, यानी जो हमें मानव की अनुभूति को समझने में सहायता देता है। तो रचनाकार की रचना ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर सौंदर्यानुभूति जागृत हो और इस सौंदर्यानुभूति का रूप बहुत ही ज़्यादा संतुलित हो। यानी असंतुलन की हम जिस अवस्था से निकलकर आ रहे थे बाहर, जो हम मध्यकालीन युग में देखते हैं कि जो धर्म के नाम पर जो असंतुलन था, जो एक प्रकार से आडंबर के नाम पे जो असंतुलन था, यानी ये सभी जो विद्रुपताएं थी उसने समाज में जिस असंतुलन को जन्म दिया था, उसी के जो निराकरण की बात वो यहाँ पे पुनः करते हैं। क्योंकि आधुनिक युग तक आते आते उन्हीं चीज़ों ने अपने को दूसरे रूप में प्रकट करना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीज़ों के निराकरण के लिए जब यहाँ पर रचनाकार कहते हैं कि सौंदर्यानुभूति जो होती है उसका जो एक सटीक रूप है वो जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह सौंदर्यानुभूति ऐसी नहीं कि हम किसी भी विषय वस्तु को लेकर या मतलब उसके जो मतलब कार्य क्षमता है या उसकी जितने भी जो मतलब तमाम तरह की जो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मतलब स्तर है उस पर जब हमारा ध्यान आकर्षित होता है तो समय के साथ यानी क्षण की अनुभूति के साथ जब हम सामंजस्य को स्थापित करते हुए चलते हैं तो साहित्यिक रचनाओं में जो है वास्तविक रूप से इसी सौंदर्यानुभूति का जन्म होता है। तो रचनाकार यानी जो प्रेमचंद है इसी सत्य को दर्शाने की कोशिश करते हैं। आगे है
साहित्य की रचना के पीछे किन कारणों का या मतलब किस प्रकार के परिवेश का जो है एक प्रकार से योगदान होता है, या हम उसे योगदान न कहकर अगर हम उसे कारक स्वरूप के ले तो इस चीज़ को हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रेमचंद कह रहे हैं कि हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है वही अनुभव और चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती हैं। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से वो साफ साफ कहते हैं कि अनुभव की व्यापकता और कल्पना की व्यापकता, ये दोनों जब आपस में संतुलित होकर जब किसी रचना में अपना अधिष्ठान करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साहित्य का सृजन होता है या उसकी प्रेरणा मिलती है। अगर प्रेरणा है तो साहित्य का सृजन वहाँ पे अवश्यंभावी है और उसके लिए जो है अनुभव का होना ज़रूरी है और जो कल्पना है उसका जो है एक संतुलित रूप होना चाहिए। यानी अधिकता या न्यूनता इस क्षेत्र में जो है साहित्यिक रचना के प्रभाव को वो कम या अधिक कर सकती है। यानी जब भी रसबोध या साधारणीकरण की स्थिति आती है किसी भी रचना के प्रति तो उसमें हम देखते हैं कि अनुभव और जो कल्पना है इन दोनों का जो है सामंजस्य होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में जो कुछ हम देखते हैं यानी हमारा जो अपना अनुभव होता है, यानी अनुभव को जब हम कल्पना का जामा पहनाकर उसे एक निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से जो विशुद्ध रूप से साहित्यिक तत्व और उसके भेदक लक्षण को लिए हुए है, इसके माध्यम से हम जब इस चीज़ को देखते हैं तो वह रचना जो क्या है, रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। आगे वो क्या कहते हैं कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने का अधिकारी नहीं है। यानी बार बार वो अपने युगीन सत्य की ओर इशारा कर रहे थे और यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि साहित्य को विशुद्ध रूप से जन की आलोचना, उसके जीवन की आलोचना से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि वह साहित्य कभी भी साहित्य नहीं कहला सकता जो हमारे अंदर सुरुचि ना पैदा करे। यानी रुचि का जो सुष्ट रूप है, रुचि का जो अपना प्राकृतिक रूप है, जब तक वो ना जागे और जब तक उससे मानसिक तृप्ति ना मिले और हम में जो है मनोबल ना पैदा हो या उसकी जो शक्ति है उसका जो संचार ना हो, तो हम उस साहित्य को साहित्य नहीं कह सकते। और साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो है हमारे मन में शक्ति का संचार करती है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तो उस युग में जो तमाम तरह की छिटपुट रचनाएं हो रही थी या उसकी जो एक धारा बह चली थी, जो तिलिस्म, जादुई या तमाम तरह की जो मनोरंजन परक रचनाओं से जोड़कर जो है मतलब साहित्य को देखा जा रहा था, तो इसका जो एक गलत संदेश जन साधारण तक पहुंच रहा था, लेखक ने इसी को रोकने की एक सार्थक कोशिश की है अपनी इस रचना के माध्यम से। आगे की उनकी कुछ पंक्तियां हैं, हम देखेंगे। अंत में वो कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में सभापति के आसन से दिया हुआ भाषण। यह जो साहित्य का उद्देश्य है, प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में सभापति के आसन से दिया था और अपने युग की विशेषता को या अपने युग की एक प्रकार से जो अव्यवस्था है, विशेषता नहीं अव्यवस्था को दर्शाने के लिए उन्होंने इस मतलब जो है अंतिम पंक्ति का जो है उन्होंने
सृजन किया और कहा कि उनकी जो अपनी निजी धारणा है वो यह है कि साहित्य की जो अपनी गरिमा होती है वो किस बात में निहित है, वो उसके उच्च चिंतन में निहित है, उसके स्वाधीनता के भाव में निहित है और उसके सौंदर्य के सार में निहित है। क्योंकि यही जो है सृजन की आत्मा जो है वो जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी हुई है। यानी घूम फिर कर बात वहीं आ रही है जहाँ पे जन और जीवन को साहित्य से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी जहाँ पर साहित्य की विषय वस्तु जन और जीवन की परिधि को लांघ जाती है, वो साहित्य की जो मतलब परिधि है, यानी मतलब उसकी जो रचना का जो आधार है उसमें वो उसे समाहित नहीं कर पाएगी। और इसका कारण यह है कि जो मतलब उस समय का जो एक माहौल था, जो पराधीनता का जो परिवेश था, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो आत्मबल था वो साधारण जन का इतना कम हो गया था कि वो स्वयं को हीन समझ रहा था। इसका आधार सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो सामाजिक है, इन तीनों के आधार पर हम देख सकते हैं। जहाँ पे साहित्य की क्या भूमिका है उसका उन्होंने यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है और वो बार बार कह रहे हैं कि साहित्य हमें गति को पैदा करता है, हमारे अंदर जो है एक जो मतलब बेचैनी है उसको जगाता है। यानी जो हमें हमेशा कर्मठता के पथ पर रखे, जो हमें कर्म में लीन रखे, जो हमें अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि का जो है एक मतलब आगाज करे। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि साहित्य की परिभाषा होनी चाहिए। और लेखक जो है इसी बात का समर्थन बार बार कर रहे हैं कि जो सोना है वो मृत्यु का लक्षण है। यानी जो साहित्य है वो अपने आप में सर्वथा जीवंत होता है जब तक वो अपने अंदर जो है उच्च चिंतन को और स्वाधीनता के भाव को और सौंदर्य का जो सामंजस्य है इन सबको लेकर वो चले। आगे हम इन चीज़ों पर एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं कि उनके इन कथनों का सार जो है वो यह है कि साहित्य की जो आधारभूत शक्ति है उसके रूप में हम उसकी आकर्षण शक्ति को ही जो है वो प्रमुख मान सकते हैं, लेकिन इस आकर्षण का जो रूप है वो भी सर्वथा संतुलित होना चाहिए। यानी उसमें भाव, बुद्धि और शैली और कल्पना, इन चारों का जो सामंजस्य है इसका मतलब इसी के माध्यम से जो है उसमें आकर्षण शक्ति पैदा होती है। दूसरा जो है साहित्य की विषय वस्तु का वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। यानी हम किसी भी विषय वस्तु पर साहित्य की रचना नहीं कर सकते क्योंकि उसका अगर आधार जन जीवन से जुड़ा हुआ ना हो, यानी अगर उसकी जो साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं वह वैज्ञानिक ना हो तो वो रचना उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी। तीसरा है कि साहित्य की जो सृजन प्रक्रिया का जो यथार्थवादी आधार है वही प्रमुख है। यानी जो यथार्थ का रूप है, यथार्थ का जो मतलब स्वरूप है वो साहित्य में होना चाहिए। यानी केवल कोरी कल्पना या कोरा भाव विलास जो है वो साहित्य सृजन में जो है सार्थक नहीं होता है उसके लिए। और आगे वो कहते हैं कि साहित्य की जो विकास की प्रक्रिया है उसका स्वाधीन पक्ष अनिवार्य है। यानी जो साहित्य है वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है जो किसी भी राजनीति या किसी भी प्रकार की एक अन्य संस्था के पीछे वो स्वयं को जो है आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि साहित्य की अपनी गरिमा है, उसकी अपनी मर्यादा है और वो अपने ज़मीन पर जो है वो अपने अस्तित्व का निर्माण खुद करती है। और आगे जो है अंतिम पंक्ति है कि साहित्य में सौंदर्यानुभूति का रूप संतुलित हो जिसका एक सामाजिक पक्ष हो। यानी बार बार जो है प्रेमचंद के कथनों के माध्यम से इन्हीं चीज़ों का जो है हम वहाँ पे अवलोकन कर पाएंगे। जहाँ पे सौंदर्यानुभूति की वो जिस बात करते हैं उसका रूप अगर संतुलित हो तो हम जो है उसका सामाजिक पक्ष उसमें देख पाएंगे। तो साहित्य के उद्देश्य के माध्यम से प्रेमचंद जो है हमें इसी सत्य की ओर बार बार इशारा करते हैं कि सामाजिकता की जो धारणा जनजीवन के बाहर है वो कभी भी शब्द अपने आप में सामाजिक नहीं हो सकता है। और साहित्य की जो अपनी धारणा है वो इसी सामाजिकता के संतुलित रूप से है जो कि विशुद्ध रूप से जन जीवन और उसकी आलोचना से जुड़ा है। क्योंकि यह स्वाभाविक सत्य है कि जब तक इस धरा पर जीव है तो जीवन है और जीवन है तो जिज्ञासा है। इन तीनों का समाहार जब साहित्यिक विषय वस्तु के रूप में होता है, उसकी रचना शैली के माध्यम से होता है, तो कोई भी रचना जो है वो कालजयी बनती है और सामाजिक विकास की जो दिशा निर्धारण में वो अपना योगदान देती है। धन्यवाद।